नमस्कार सभी प्रिय स्टूडेंट्स। अब देखो आगे पिछले वीडियो के अंदर हमने नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा था और आगे भी अपन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ही पढ़ेंगे। जो एक पार्ट और बचा है वो भी पूरा करेंगे आज। तो मैंने पिछले जो वीडियो के अंदर आपको नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जितना भी आपके अनुच्छेदों में जो मैटर दिया था वो मैंने आपको पूरा बताया। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जो आपके आगे जो इसमें बताया जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है, नीति निर्देशक तत्वों के कारण आज हमारे देश में कौन कौन से कार्य हुए उन पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बार जो बच्चे एक पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार जरूर पिछला वीडियो देखें ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। हर चीज आपके कंटिन्यूटी चल रही है, पार्ट के अकॉर्डिंग चल रही है। जैसा आपके सिलेबस में दिया है एक भी चैप्टर पूरा कंप्लीट होता जा रहा है, तो इन वीडियो को आप क्रम से देखना चाहिए तो देखो। और इसमें आपको प्ले लिस्ट में जाकर जो आपके प्ले लिस्ट दी हुई है उसमें जाकर आप पूरे वीडियो का क्रम भी देख सकते हो। ठीक है, जहाँ से आपको जीरो से वीडियो मिलेंगे। अब देखो उसमें रिवीजन भी मैंने डाला है तो वो भी चीज एक इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, जो 12th क्लास के बच्चे जिनको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है वो इस पर ध्यान दें। ठीक है, अब देखो आगे अब अगला टॉपिक है अपना आज नीति निर्देशक तत्वों का महत्व ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन पर आपको विशेष तौर से याद रखना चाहिए कि हमारे देश में नीति निर्देशक तत्वों का क्या क्या महत्व है और किस कारण से नीति निर्देशक तत्वों की जो आज हमारे देश में प्रशंसा हो रही है वही इसका क्या कहलाएगा बेटे, महत्व कहलाएगा। तो देखो सबसे पहले इनके पॉइंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहला इसका जो महत्व है वो है शासन के लिए आचार संहिता। शासन के लिए आचार संहिता का निर्माण। जो नीति निर्देशक तत्व है ना वो हमारे देश में जो शासन चल रहा है उसके प्रति एक आचार संहिता का काम करता है। किस रूप में काम करता है बेटे, आचार संहिता के रूप में। हालांकि इसकी डिटेल अपन पढ़ेंगे अभी, थोड़े से मैं एक बार पढ़ लिख देता हूं। दूसरा, लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा भी कौन प्रस्तुत करता है बेटे, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, फिर इसके बाद में तीसरी जो इसकी विशेषता है वो क्या है, शासन का मूल्यांकन। शासन का मूल्यांकन, शासन सफल रहा है असफल रहा है ये बात हमें कौन बताएंगे, नीति निर्देशक तत्व बताएंगे। चौथा इसमें आपके दिया हुआ है सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र की रूपरेखा। मतलब जो हमारा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र है उसकी भी रूपरेखा प्रकट करने का कार्य किसने किया बेटे, नीति निर्देशक तत्व। तो देखो सबसे पहले शासन के लिए आचार संहिता का काम कौन करते हैं, नीति निर्देशक तत्व है। लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा तैयार कौन करते हैं, नीति निर्देशक तत्व है। शासन का मूल्यांकन कौन करता है, नीति निर्देशक तत्व। सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र की जो रूपरेखा है वो भी कौन निर्धारित करता है बेटे, नीति निर्देशक तत्व। तो ये चीज अपन को इसमें इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है और इन्हीं के आधार पर अपन आगे पढ़ते रहेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन पढ़ना है शासन के लिए आचार संहिता। तो देखो बेटे शासन के लिए जो आचार संहिता हमें बताई गई है वो कौन किस प्रकार से, तो ये देखो इसमें क्या क्या बातें अपन को याद रखनी है। नीति निर्देशक तत्व है, शासन के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य
करते हैं। कहने का मतलब है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो शासन के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में, पथ प्रदर्शक का मतलब उनको रास्ता दिखाने के संबंध में कार्य करते हैं। ये बात किसने बताई थी आपके? शासन के आचार संहिता के रूप में बताया था। और अगले देखो इसमें क्या बात याद रखनी है, इनके द्वारा शासन में जनता की उत्तरदायी भावना को प्रकट किया जाता है, मतलब कहने का है कि ये वही नीति निर्देशक तत्व है जिनके द्वारा शासन में जनता की उत्तरदायी, मैंने वर्ड एक ऐसा बताया आपके सामने आया वर्ड उत्तरदायी, तो इस उत्तरदायी का अर्थ क्या होता है ये हमेशा ध्यान रखना। उत्तरदायी का मतलब है कि ऐसा शासन जो जनता के प्रति जवाबदेही हो। जैसे हमारे देश का शासन है वो जनता के प्रति क्या बेटे? उत्तरदायी है। कोई भी काम करने से पहले शासन को जनता का जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है उनका आंसर देना पड़ेगा। तो यही क्या कहलाता है बेटे? उत्तरदायी। तो वही इसके द्वारा शासन में जनता की उत्तरदायी भावना को क्या किया है? प्रकट किया है। ठीक है। तीसरी बात इसमें याद रखते हो, इनके द्वारा देश के नागरिकों को शासन के साथ जुड़ने की पहल की गई। कहने का मतलब है इसमें जनता को जागृत भी किया गया कि आप शासन के साथ जुड़े, और शासन जिन कार्यों को नहीं कर रहा है तो उन कार्यों को कराने के लिए उस शासन को क्या करे? प्रेरित करे। तो एक बार देखो बेटे, सबसे पहला हमने जो इसका महत्व है वो क्या है? शासन के लिए आचार संहिता का निर्माण। इसमें 3 पॉइंट याद रखना है, बहुत ही सरल है। पहला, नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। इनके द्वारा शासन में जनता की उत्तरदायी भावनाओं को प्रकट किया जाता है। इसके तहत देश के नागरिकों को शासन के साथ जुड़ने की पहल की गई, मतलब शासन में जनता को अधिक से अधिक जोड़ने का कार्य किया। तो ये पहला आपके समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अगला, दूसरा में तो दूसरा में तो क्या बताया गया? लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा। अब देखो, नीति निर्देशक तत्वों ने एक लोक कल्याणकारी राज्य की क्या प्रस्तुत की है बेटे? रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसमें न्यायपालिका को हालांकि इससे दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी एक लोक कल्याणकारी राज्य का रूप इन्होंने प्रदर्शन किया है। तो वो चीज आप लिख सकते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जिसमें जनता की भागीदारी स्पष्ट रूप से हो। कहने का मतलब है कि इसमें पहली बात बताई कि नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण का राज्य की क्या करना बेटे? स्थापना करना, जिसमें जनता की भागीदारी क्या हो बेटे? स्पष्ट रूप से हो। तो ये बात भी आपको किसमें याद रखना है? लोक कल्याणकारी राज्य के अंदर याद रखना है। अगला देखो, शासन में जनता के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों पर इन तत्वों ने अपना कार्य किया
अपने कार्य की। कहने का मतलब ये हुआ दूसरा पॉइंट में कि शासन में जनता के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों पर इन तत्व का मतलब इन नीति निर्देशक तत्वों ने क्या किया बेटे, कार्य किया। मतलब एक प्रकार से ये अपना कार्य इन्होंने प्रकट किया है। तो ये आपके लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा में याद रखना है। अगला देखो बेटे, छोटा सा अगला, तो 2 में तो पूरे हो चुके हैं, तीसरा देखो। तीसरा आपके शासन का मूल्यांकन। अब देखो शासन के मूल्यांकन में याद रखना है नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा, निर्देशक तत्वों के द्वारा सरकार की, शासन में सरकार की सफलता एवं असफलता को प्रकट किया जाता है, प्रकट किया जाता है। तो कहने का मतलब सीधी एक ही बात याद रख लेना है कि मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि सरकार कितने रूपों में असफल रही है और कितने रूपों क्या रही है बेटे, सफल रही है। तो मतलब इससे असफल और सफल जी प्रवृत्ति है, ये भी हमारे देश में कौन इंगित करता है बेटे, ये नीति निर्देशक तत्व करते हैं। तो इनका भी आपको विशेष तौर से इसमें याद रखना है। अगला देखो पॉइंट क्या बेटे, चौथा पॉइंट आपके संविधान के स्वरूप में, संविधान के क्षेत्र में एक रूपता, ऐसा बोल सकते हैं इसको। तो देखो संविधान के संबंध में भी नीति निर्देशक तत्वों ने बहुत सारा काम किया है। तो देखो इसमें इनके द्वारा समय समय पर सरकार को संविधान में अन्य कार्यों को शामिल करने के लिए शासन का पथ प्रदर्शक करने का कार्य किया, प्रदर्शक करने का कार्य किया। कहने का मतलब इतनी सी बात आप किसमें याद रख सकते हो, यानी संविधान के क्षेत्र में एक रूपता। तो ये भी हमारे नीति निर्देशक तत्वों का क्या माना जाता है बेटे, महत्व माना जाता है। तो इसमें क्या बताया कि इसके द्वारा समय समय पर सरकार को संविधान में नए कार्यों को शामिल करने के लिए शासन का पथ प्रदर्शक करने का क्या किया बेटे, कार्य किया। और इसी के तहत अपन देख सकते हैं कि हमारे संविधान के अंदर पंचायती राज आया, नगरीय स्वशासन लागू हुआ, नागरिकों के जो शोषण है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हुई, और जो नरेगा योजना है वो भी इसी के तहत चालू हुई। जितने भी अपन कह सकते हैं पंचवर्षीय योजना है, भूमि सुधार है, तो ये जो कार्यक्रम है संविधान के अंदर जोड़ेगी। ये जोड़ने का जो कार्य था, इनकी जो मतलब मेन जो इनको कहने वाला था वो कौन था, नीति निर्देशक तत्व थे। तो अपन कह सकते हैं कि इसी के तहत इनको जोड़ने का क्या हुआ बेटे, कार्य हुआ है। तो ये भी चीज अपन को इसमें विशेष रूप से याद रखना है। अब देखो बेटे आगे जो लास्ट इसकी जो महत्व है वो एक बार देख लेते हैं वापस। अगला इसका महत्व है आपके 5 नंबर, वो है सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में कार्य लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। या क्षेत्र में एकता या अपन कह सकते हैं क्षेत्र संबंधी कार्य। तो सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र का मतलब ये हुआ है नीति निर्देशक तत्वों ने
राजनीतिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में भी अपना कार्य किया, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये आर्थिक क्षेत्र का कार्य हो गया। सामाजिक क्षेत्र में देखें तो शिक्षा का अधिकार, कौन सा बेटा, शिक्षा का अधिकार। तो ये जो सेक्टर है ये एक प्रकार से किसमें माना जाता है, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी इन्होंने कार्य किया। मतलब नीति निर्देशक तत्वों ने राजनीतिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी अपना कार्य किया, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाना, शिक्षा का अधिकार, ऐसे बहुत सारे काम है जो आगे अपन पढ़ेंगे कि किन किन सेक्टर में मुख्य रूप से कार्य हुए। तो बेटे ये अपना नीति निर्देशक तत्वों का एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व में 5 पॉइंट याद रखना। पहला तो शासन के लिए आचार संहिता का निर्माण करना, और दूसरा अपन कह सकते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना या एकरूपता की आधारशिला, और तीसरा जो अपन पॉइंट इसमें लिख सकते हैं वो हमने लिखा था कि भाई शासन का मूल्यांकन, और चौथा लिखा था संविधान के संबंध में कार्य, और पांचवा लिखा था सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में भी अपना कार्य। तो ये चीज भी आपको इसमें याद रखना है, तो रह जाएगी सबको। अब देखो इसी के साथ अगला अपन का पॉइंट क्या आता है। अब देखो इसके तहत हमने यहां तक पढ़ लिया, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व हमने पूरा कर लिया। अब आएगा नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा किए गए कार्य। तो देखो भारत में नीति निर्देशक तत्वों द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, हेडिंग डाल लो। तो हेडिंग क्या आ गई बेटा कि भारत में नीति निर्देशक तत्वों द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, मतलब ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमारे देश के अंदर नीति निर्देशक तत्वों की बदौलत मानी जाती है। ऐसे 15 या 10-15 कार्य जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो उनमें आप देख सकते हो कि रियल में नीति निर्देशक तत्वों ने हमारे देश में बहुत ही बड़ा काम किया। देखो सबसे पहली चीज, तो सबसे पहला काम इन्होंने किया था भूमि सुधार। मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूं, भूमि सुधार सबसे बड़ा काम था नीति निर्देशक तत्वों का। अब सर ये भूमि सुधार क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आजादी के पहले या आजादी के बाद भी हमने देखा था कि हमारा जो किसान वर्ग था वो जमींदार और जागीरदार प्रथा में जंजीरा वाला, खेती करता था लेकिन खेती का बहुत सारा हिस्सा है ना वो राजा महाराजा और वहां के क्षेत्र के जो मेन जमींदार थे जागीरदार थे उनको पहुंचाना पड़ता था। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए सबसे पहले हमारे देश के अंदर भूमि सुधार संबंधी एक कार्य हुआ, और उसमें पहला संविधान संशोधन हुआ था, और वो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। कब हुआ था बेटे? 1951। मतलब आपको याद रखना है कि संविधान के अंदर पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, वो हुआ था 1951 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत हमारे ये नीति निर्देशक तत्वों की देन है बेटे, इसको विशेष तौर से आप ध्यान रखना कि भूमि सुधार संबंध में पहला संविधान संशोधन हमारा मतलब पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। इसमें हालांकि समझा रहा हूं, लिखने वाला बाद में लिख दूंगा मैं। अब इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, इसी के तहत हमारे संविधान के अंदर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी बेटे? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इस 9वीं अनुसूची का संबंध किससे रखा था? भूमि सुधार से। किससे संबंधित रखा था?
भूमि सुधार से। अब इसका रियल अर्थ इसमें बताया गया, इस 9वीं अनुसूची को जोड़कर हमारे संविधान में यह नियम निकाल दिया कि जो किसान जिस जमीन को जोत रहा है वो उसका मालिकाना हक है। क्या बेटे? मालिकाना। कहने का मतलब है कि जो जमींदार जागीरदार जो पड़ता थे ना, उसको इस संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया था? सम्मान। अब जो किसान जिस जमीन को जोत रहा है वो उसी की हो जाएगी। तो ये बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये काम किसका मतलब किसकी बदौलत मानी जाती है? नीति निर्देशक तत्वों की बदौलत मानी जाती है। तो बेटे समझ में आई चीज। तो देखो इस भूमि सुधार में आगे देखते हैं अपन। देखो आजादी के बाद या आजादी के पहले भी था, आजादी के बाद भारतीय किसान जमींदार व जागीरदार के नीचे कार्य करते थे। इनके तहत संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। जिसका तहत किसानों के द्वारा जोतने वाली जमीन पर उनका हक बताया गया। तो ये चीज अपन को इसमें ध्यान रखना। कहने का मतलब है कि जो सबसे पहला काम हुआ था नीति निर्देशक तत्वों के तहत, वो कौन सा हुआ था बेटे? भूमि सुधार। कौन सा हुआ था? भूमि सुधार हुआ था, जिसमें बताया था कि आजादी के बाद भारतीय किसान जमींदार जागीरदार के नीचे कार्य करते थे। ठीक है, मतलब इनके सेक्टर में कार्य होता था, जितनी उपज होता था उसका 1/10 या आधा जो भी इनका मतलब डिक्लेयर होता था वो कार्य होते थे। तब इन नीति निर्देशक तत्वों के तहत संविधान के अंदर पहला संविधान संशोधन कब हुआ था बेटे? 1951 में। और उसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं। और जिसके तहत किसानों के द्वारा जोतने वाली जमीन पर उनका हक बताया गया कि भाई जो किसान जिस जमीन को जोत रहा है वो उसी की हो जाएगी। तो ये बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे इनका क्या बेटा? पहला कार्य है। ठीक है, अब देखो बेटे आगे भूमि सुधार के बाद दूसरा काम कौन सा? दूसरा काम हुआ है आपके पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन की स्थापना। पहला भूमि सुधार हो गया। दूसरा जो कार्य हुआ है अपना किसके द्वारा? नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। तो उसमें क्या? पंचायती राज और नगरीय स्वशासन की क्या हुई बेटा? हमारे देश में स्थापना हुई। और आज अपन देख सकते हैं कि एक हमारा पार्टी भी है नगरीय स्वशासन पंचायती राज। तो वो किसकी देन मानी जाती है? नीति निर्देशक तत्वों की देन मानी जाती है। तो देखो सबसे पहले इनका जो उल्लेख हमने किया था एक बार मैं समझा देता हूँ। पंचायती राज का उल्लेख मैंने बताया था नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद नंबर 40 में बताया गया था। सबसे पहले क्या बताया था कि पंचायती राज का उल्लेख या पंचायती राज में या ग्राम पंचायतों का संस्थाओं का गठन होना चाहिए, ये बात बताएगी।
इसी पंचायती राज को मद्देनजर रखते हुए 2 अक्टूबर 1959 को हमारे नागौर जिले के अंदर बगदरी ग्राम में पंचायती राज का क्या हुआ बेटे, विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ था। ये केवल यहाँ पे कानूनी मान्यता नहीं मिली थी इनको, मतलब इनका प्रारंभ हो गया था ये पंचायती राज। तो ये किसकी देन थी? ये नीति निर्देशक तत्वों की देन थी। और अब इन्हीं की देन के तहत अपन आगे के तो वर्तमान के अंदर 73वां संविधान संशोधन हुआ था और 74वां हुआ था। इस 73वां और 74वां के तहत हमारे जो ये पंचायती राज और नगरीय शासन है, इनको क्या मिली बेटे? संवैधानिक मान्यता। मतलब कहने का है कि अब ये संविधान से संबंधित है। क्या बेटे? संविधान से। तो यहाँ से तो इनका प्रारंभ होता है और यहाँ पर इनको क्या मिल जाती है? संवैधानिक मान्यता। और अपन कह सकते हैं ये दोनों अधिनियम 1992 में पारित हुए, लेकिन दोनों अधिनियम लागू कब हुए? 1993 के अंदर। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें 73वां संविधान संशोधन तो पंचायती राज से था और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? नगरीय स्वशासन से। तो ये भी अपन को इसमें याद रखना है। तो एक बार देखो इसमें लिखना क्या क्या वो देख लेते हैं। तो देखो बेटे, सबसे पहले इसमें अपन को ध्यान पंचायती राज, तो देखो नीति निर्देशक तत्वों की अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रक्रिया का वर्णन किया गया। इसके तहत सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी ग्राम में पंचायती राज का उद्घाटन किया। अभी तो ये महत्व में इतना सा याद रखना है, अगर आप आगे को डिटेल से पढ़ेंगे इनको, ठीक है, क्योंकि इनका पूरा पाठ दिया हुआ है हमारे पास है, लेसन पूरा इसी पर आधारित है। तो अपन को तो केवल बेसिक पढ़ना है कि बस सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रक्रिया का क्या किया गया? वर्णन किया गया। और इसके तहत सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी ग्राम में पंचायती राज का क्या हुआ? उद्घाटन हुआ। और 73वें व 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 1993 में इनको संवैधानिक मान्यता मिली। क्या मिली बेटे? संवैधानिक मान्यता मिली। तो ये लाइन आपको इसमें याद रखना है। इतनी सी बात आपको इसमें याद रखना है, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन की स्थापना। तो पहला काम तो क्या हुआ? भूमि सुधार हुआ। दूसरा, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन की क्या हुई बेटे? स्थापना हुई। तो ये चीज अपन को स्थापना के अंदर ये बातें अपन को ध्यान रखना है कि भाई नीति निर्देशक तत्वों के तहत के अनुसार अनुच्छेद नंबर 40 में ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रक्रिया का क्या किया गया बेटे? वर्णन किया गया। और इसके तहत सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी ग्राम में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। और 1973वें व 74वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में इसको संवैधानिक मान्यता मिली। तो ये प्रक्रिया अपन को किसमें याद रखना? पंचायती राज में। हालांकि इसको विधिवत रूप से अगले पाठ में अपन अध्ययन करेंगे। बाकी 10-15 कार्य वो आपको कल करवा दिए जाएंगे। ठीक है।